Today we will discuss the chapter Matter in our surrounding. Matter in our surrounding. ठीक है? In this chapter we have already discussed the properties of solid, the properties of liquid and the properties of gases. ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे इंटरकन्वर्जन of states of matter. इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन. ठीक है? और चलिए एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते जाते हैं. इंटरकन्वर्जन क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना, है ना? वही तो होता है. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना है कॉल्ड इंटरकन्वर्जन. ठीक है? इसमें देखो बेटा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई चीज सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल आइस. ठीक, ये कहाँ रखी थी? फ्रीजर. सॉलिड थी, फ्रीजर में रखी हुई थी. आपने क्या किया, इसको निकाला और रूम टेम्परेचर पे रख दिया. कहाँ रख दिया? रूम टेम्परेचर पे, यानी हमने रूम में निकाल के रख दिया. बर्फ निकाली, आइस निकाली और उसको अपने कमरे में रख लिया. तब क्या होगा, वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाएगी और क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा. क्या बन जाएगा बेटा? पानी बन जाएगा. ठीक, एट रूम टेम्परेचर. जब ये बर्फ थी तब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था. रूम टेम्परेचर तो इस टाइम पे चल रहा है 35 के आसपास. ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब 0 से निकाल के आपने रूम टेम्परेचर पे रखा तो विद टाइम ये कन्वर्ट हो गया वाटर में. ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, इसी पानी को उठा के गैस पे रख दिया. क्या किया आपने? गैस पे रख करके इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक, तब क्या होगा, ये जो वाटर है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैस में. यानी कि वाटर वेपर बन जाएंगी इसकी. वाटर वेपर समझते हो? वाटर वेपर यानी जो पानी है उसकी वाष्प बन जाएगी, जल वाष्प जिसको हम कहते हैं. ठीक है ना? तो ये हो गई इंटरकन्वर्जन इसकी स्टेट्स ऑफ मैटर. जैसे पहले सॉलिड था, फिर आपने रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो लिक्विड में चेंज हुआ. उसके बाद फिर क्या किया आपने, उसको गैस पे रख दिया तो वो क्या हो गया, गैस में चेंज हो गया, वाटर वेपर बन गई. ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो हो गया इंटरकन्वर्जन का. ठीक है, अब नेक्स्ट में अगला जो है आपका वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. क्या है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट है जो आपका टॉपिक वो है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक, अब देखो इसमें क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड मेल्ट कर जाए. The temperature at which a solid melts is called melting point. यानी कि एक ऐसा तापमान जिसपे कोई ठोस वस्तु क्या हो जाए, पिघलना स्टार्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, और ये क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड चीज मेल्ट हो जाए या पिघल जाए और क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पर कोई लिक्विड, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट हो जाए. द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. बात समझ में आ रही है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल कर जाए उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. और एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड मेल्ट हो जाए उसे
इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है बेटे? आपने देखा होगा, पहले हम इसको थोड़ा सा वर्डिंग मीनिंग बताते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। कि ये एक क्या है, सबसे पहली बात सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन है। इवेपोरेशन क्या है बेटा? सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो द्रव पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो द्रव पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, सतह के जो कण होते हैं, ठीक है, वो एट एनी टेम्परेचर इवेपोरेट होते रहते हैं, वाष्पीकृत होते रहते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या बताया मैंने कि जो पहली बात तो ये कि ये सतही प्रक्रिया है, ये सरफेस फिनोमिनन है। सतही प्रक्रिया का मतलब सतह के ऊपर हो रहा है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो द्रव पदार्थ होते हैं यानी जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के क्या है, सरफेस के पार्टिकल, सरफेस के कण, सतही कण, ठीक है, द्रव पदार्थ के सतही कण एट एनी टेम्परेचर वाष्पीकृत होते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। द्रव पदार्थ में सतह के कण, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर इवेपोरेट होते रहते हैं, वाष्पीकृत होते रहते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल आपने देखा है। और क्योंकि ये बेटा सरफेस फिनोमिनन है, इसलिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। जैसे मान लीजिए, आपने एग्जांपल बहुत सिंपल सा बता रहे हैं आपको, कपड़े अगर आप ऐसे ही निचोड़ के फैला दीजिए एंगल पे, तो क्या होता है, वो देरी से सूखते हैं। इन कंपैरिजन अगर आपने इसको ऐसे फैला के, सुखा के, खोल के ऐसे डाला तो वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों जल्दी सूख जाते हैं? क्योंकि क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी सूख जाते हैं। बात समझ में आई? उसी तरीके से क्या कि सरफेस फिनोमिनन का मतलब जितना ज्यादा सतही एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल ये भी है कि चाय अगर आपने किसी थैले से बर्तन में रखी हुई है, वो जल्दी ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि सतह के कण उसके जो होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं, ठीक है ना। और अगर वो किसी छोटे से कप में रखी है, ठीक है, कप का भी छोटा होता है कंपैरिजन में सॉसर या प्याला, ठीक है। उसके अलावा अगर बॉटल के अंदर है चाय तो वो देर से ठंडी होगी इन कंपैरिजन टू कप, ठीक है। तो ये अपना सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि जो लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो एट एनी टेम्परेचर इवेपोरेट होते रहते हैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज इवेपोरेशन। आज की क्लास में मैंने आपको बताया इंटरनल कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मेटल, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वो है इवेपोरेशन, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, का गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आज हम रेशनलाइजेशन परिमेयकरण में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम निम्न में प्रत्येक को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 + √6 अपॉन 5 - √6। यहाँ पर क्या करना है, हमें हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले परिमेयकारी गुणांक लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 5 - √6 है, तो हम क्या करेंगे, 5 + √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे अंश में और हर गुणा करेंगे। ऊपर क्या होगा, 5 + √6 × 5 + √6, ये हो जाएगा 5 + √6 का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या है, a - b, a + b, क्या होगा, a² - b²। अब यहाँ पर देखिए 5 + √6 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + b² + 2a। मान रखते हैं यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर, एक ही जगह पर 5 है, a² + b क्या है, √6 का स्क्वायर + 2a, 2 × 5 × √6। अपॉन में क्या है, 5 का स्क्वायर होगा 25, √6 का स्क्वायर होगा 6। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, √6 का स्क्वायर 6 होगा, 2 × 5 = 10 √6। अपॉन में 25 में 6 घटाएंगे
अगले स्टेप में देखिए 25 प्लस 6 ये आएगा 31 प्लस 10√6 अपॉन 19। इसको अलग अलग 19 को अलग अलग भाग देंगे 31 अपॉन 19 प्लस 10√6 अपॉन 9। ठीक है बच्चों, अब आइए इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 बराबर a प्लस b। यहां पर हमें क्या करना है, a व b का मान है, a व b का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। 5 प्लस 2√3 अपॉन में क्या है 7 प्लस 4√3 बराबर में है a प्लस b। अब यहां पर करेंगे हर का परिमीकरण। परिमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हर के संयुग्मी से हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। अंश और हर में हर का संयुग्मी ये है 7 प्लस 4√3 है। हर का संयुग्मी लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 7 माइनस 4√3 अपॉन में क्या लेंगे 7 माइनस 4√3 बराबर में क्या है a प्लस b√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 2√3 7 माइनस 4√3 अपॉन में क्या है a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है a प्लस b√3। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। आइए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 1 जा 35 होगा, 5 से गुणा करेंगे 5 चौको 20√3 प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस। अब 2 से गुणा करेंगे 2 सत्ते 14√3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 4 8 होगा। √3 इंटू √3 क्या आएगा 3 आएगा। अपॉन में देखिए क्या 7 का वर्ग आएगा 49 माइनस 4 का वर्ग 16 √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 बराबर में है a प्लस b√3। अब देखिए इसके बाद क्या होगा 35 माइनस 8 3 क्या होगा 24 माइनस 20√3 प्लस 14√3 ये आएगा माइनस का 6√3 प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए आएगा माइनस 6√3 अपॉन में देखिए क्या है 49 माइनस 48 बराबर में क्या है a प्लस b√3। अब देखिए अब इसके आगे का देखिए यहाँ पर 35 में 24 घटाएंगे। 35 में जब हम 24 घटाएंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है बच्चों, माइनस 6√3 अपॉन में क्या है 49 माइनस 48 आएगा 1 बराबर में क्या है a प्लस b√3। अब देखिए 11 माइनस 6√3 बराबर a प्लस b√3। यहां पर देखिए तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे देखो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा और √3 का यहाँ पर गुणांक क्या है b है और यहाँ पर √3 का गुणांक क्या है -6 है तो b का मान क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x बराबर 3 प्लस 4 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यदि x का मान 3 प्लस 4 दिया गया है तो निम्न के मान ज्ञात करना है। पहला x प्लस 1/x, दूसरा है
x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और तीसरा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। आइए सबसे पहले हम पहला पार्ट हल करते हैं, x प्लस 1 अपॉन x का मान निकालते हैं। देखिए x का मान दिया गया है 3 प्लस रूट 8, x का मान दिया गया है 3 प्लस रूट 8। अब हम निकालेंगे 1 अपॉन x का मान। तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, x का व्युत्क्रम 1 अपॉन x होगा, और यहाँ पर 3 प्लस रूट 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8। अब क्या करेंगे, हर का हम परिमेयकरण करेंगे, हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करेंगे। 3 प्लस रूट 8 है, अब हम क्या करेंगे, 3 माइनस रूट 8 से अंश में गुणा करेंगे और 3 माइनस रूट 8 से हर में गुणा करेंगे। अब अगले स्टेप में देखेंगे क्या होगा, 1 अपॉन x बराबर 3 माइनस रूट 8 अपॉन में क्या है, a प्लस b इंटू a माइनस b। हम जानते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा है ना हमने, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन x बराबर क्या आएगा, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए 1 अपॉन x बराबर क्या होगा, 1 अपॉन x बराबर क्या होगा, देखिए 1 अपॉन x बराबर 3 माइनस रूट 8 अपॉन में क्या है, अपॉन में है 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन x का मान आ गया 3 माइनस रूट। ठीक है, हमें मान निकालना था x प्लस 1 अपॉन x का मान। x का मान प्रश्न में दिया गया है 3 प्लस रूट 8, और 1 अपॉन x का मान अभी हमने निकाला है, देखिए क्या निकाला है, 3 माइनस रूट 8। तो यहाँ पर 1 अपॉन x का मान रख देंगे 3 माइनस रूट 8। अब देखिए रूट 8 से रूट 8 प्लस और माइनस कैंसिल होगा, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ से हमें पहला पार्ट मिल गया x प्लस 1 अपॉन x बराबर 6। अब आइए हमें दूसरा पार्ट हल करना है। दूसरा पार्ट क्या है, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 6 है। क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरा पार्ट क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। यदि हमें x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। आइए दोनों पक्षों में वर्ग करने, वर्ग करिए, बाएं पक्ष का वर्ग होगा x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। आइए x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x बराबर में क्या है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, 6 का वर्ग आएगा 36। अब देखिए x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप देखिए क्या होगा, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 36। ये क्या है, 36। अब अगले स्टेप में देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या है, 36 माइनस 2। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 36 में 2 घटाएंगे आएगा 34। तो यहाँ से हमें दूसरा भाग मिल गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 34। अब हमें क्या करना है, तीसरा भाग हल करना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। क्या करेंगे हम, जो हमें दूसरा भाग मिला है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान 34, इसी को हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे और हमें तीसरा भाग मिलेगा। आइए देखते हैं दूसरा भाग क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान हमने निकाला है, दूसरे भाग में क्या आया है, 34। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे और हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का मान मिल जाएगा। आइए हल करते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने
वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पर 34 का वर्ग होगा। बाएं पक्ष में भी वर्ग होगा और दाएं पक्ष में भी वर्ग होगा। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। 34 का वर्ग आएगा 1156। 34 का वर्ग है यानी 34 का कितनी बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। 34 गुणे 34 आएगा 1156। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 x की पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 2 बराबर क्या है 1156। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, प्लस 2 है पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या है 1156 माइनस 2। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 बराबर 1156 माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा आपका 1104। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, x का मान दिया गया था, 1/x का मान निकाला था। 1/x का मान निकालने पर हमें x प्लस 1/x का मान प्राप्त हो गया। फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों में वर्ग करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान प्राप्त किया 34। फिर पुनः x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को दोनों पक्षों में वर्ग करके हमने x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान प्राप्त किया 1104। ठीक है बच्चों, अब आइए इसी from Shivaji Group of Institution. Myself S.K. Pal. Today I am going to explain the chapter Animals and Plant Tissue. तो बच्चों आज मैं आपको हिंदी सेक्शन में जंतु एवं वनस्पतिक ऊतक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात ये आती है कि ऊतक क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी जंतु की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं, और कोशिका जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक कोशिकीय जंतु भी होते हैं और बहुकोशिकीय जंतु भी होते हैं। एक कोशिकीय जंतु क्या होते हैं, एक कोशिकीय जंतु वे जंतु होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक कोशिका के अंदर कंप्लीट करते हैं, उनको एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। और बहुकोशिकीय जंतु क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिसमें उनके जो कार्य होते हैं, उनकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है वो अलग अलग कोशिकाओं में होती है। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले निम्न कोटि के जंतु आए, और ये जो निम्न कोटि के जंतु थे ये एक कोशिका के बने हुए थे, एक कोशिका के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते थे। तो फिर ये बहुकोशिकीय जंतु की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये उठता है। बहुकोशिकीय जंतु की जरूरत इसलिए पड़ी कि कोशिकाओं ने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया। एक ही कोशिका थी तो उसमें कार्य बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस कोशिका में, और कार्य ज़्यादा होने के कारण उस कोशिका पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ने के लिए इस कोशिका ने एक क्षमता डेवलप कर ली, ये डिवाइड होने लगी, ये डिवाइड होने लगी। डिवाइड होकर के इसने बहुत सारी कोशिकाएं बनाई और अपने कार्य को प्रत्येक कोशिका के साथ बांट दिया, जिसे हम डिवीज़न, इंग्लिश में हम जिसे डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जंतु एवं वनस्पति ऊतक की। तो कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं, सेल जब आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू को हिंदी में हम ऊतक कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, अर्थात कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना एवं उत्पत्ति एवं कार्य के आधार पर समान होता है ऊतक कहलाता है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बाइकार्ट ने किया था।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाइकार्ड ने किया था। और ऊतक के विज्ञान को यानी कि ऊतक के अध्ययन के विज्ञान को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स होता है इंग्लिश में, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में हम ऊतक कहते हैं, यानी कि इसके विज्ञान को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू एंड लोगी मीन्स होता है अध्ययन करना, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं वो हिस्टोलॉजी कहलाती। यहाँ पर डेफिनेशन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना, उत्पत्ति एवं कार्य के आधार पर समान होता है। ऊतक की परिभाषा में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊतक हम उसी को ही कहेंगे जिसका ओरिजिन एक हो, यानी कि कोशिकाओं की जो उत्पत्ति हो वो एक ही होनी चाहिए, उत्पत्ति और रचना उसकी एक ही समान होनी चाहिए और कार्य भी उसका एक जैसा होना चाहिए, तभी हम उसको ऊतक कहेंगे। अगर ऐसा ना होता, रचना, उत्पत्ति एवं कार्य के आधार पर अगर ऐसा ना होता तो क्या होता हमारे शरीर में? हमारे शरीर में जैसे कि आपको मालूम है कि हृदय की कोशिकाएं अलग होती हैं, ठीक है, लीवर की कोशिकाएं अलग होती हैं, उनका अलग अपना कार्य होता है, हृदय की कोशिकाओं का अपना अलग कार्य होता है। तो अगर उत्पत्ति और कार्य एक जैसा नहीं होगा तो फिर एक ही टिश्यू, पूरी बॉडी में एक ही जैसे टिश्यू होंगे। तो इस और जबकि हमारी बॉडी के सिस्टम में क्या होता है, लीवर का अपना अलग कार्य होता है और हृदय का अपना अलग कार्य होता है। तो हृदय के जो टिश्यू होंगे, जो ऊतक होंगे वो अलग प्रकार के होंगे और जो लीवर के टिश्यू होंगे वो आपके अलग प्रकार के होंगे। इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में रचना, उत्पत्ति एवं कार्य के आधार पर समान होने चाहिए। लीवर के जो टिश्यू होंगे उनकी रचना एक जैसी होगी, उनकी उत्पत्ति भी एक जैसी होगी, यानी अर्थात वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म या इंडोडर्म में से किसी एक सिंगल लेयर से बने होंगे और उनका कार्य भी एक जैसा होगा। तो इस परिभाषा में रचना, उत्पत्ति एवं कार्य लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, अर्थात कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना, उत्पत्ति एवं कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग बाइचैट ने किया था और ऊतक के विज्ञान को, ऊतक के अध्ययन के विज्ञान को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं ऊतक के प्रकार। देखिए, पादप ऊतक अलग होते हैं और जंतु ऊतक अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पादप ऊतक की, प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू जो होते हैं, पादप ऊतक जो होते हैं, उनको अलग अलग आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया है परिवर्तन की अवस्था के आधार पर किया है, यानी कि इसमें जो हमने डिवीजन किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो डेवलपमेंट के आधार पर किया हुआ है। डेवलपमेंट के आधार पर प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विभोजतक ऊतक, दूसरा होता है स्थायी ऊतक, ठीक है। तो विभोजतक के ऊतक यानी कि मेरिस्टम टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब बात करेंगे ये किसके आधार पर हमने पादप ऊतक को किस आधार पे विभोजतक एवं स्थायी ऊतक में बांटा है, किस आधार पे? परिवर्तन की अवस्था के आधार पर, परिवर्तन की अवस्था के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला विभोजतक के ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं विभोजतक के ऊतक की। विभोजतक के ऊतक क्या होते हैं? जैसा कि यहाँ पर नाम में देखिए लिखा हुआ विभोजतक यानी कि विभाजन ऊतक, इसका तो यही अर्थ निकल रहा है। विभोजतक के ऊतक का मतलब होता है विभाजन ऊतक। ऐसे ऊतक जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, जिसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, उसी को हम विभोजतक के ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इन टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में विभोजतक के ऊतक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक 7-8 अगर आप याद कर लेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको इस विभोजतक के ऊतक के बारे में लिखने में भी सहायता करेगा। इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है विभोजतक के ऊतक की, वो मैंने इन पॉइंटों में बता रखा है। सबसे पहला पॉइंट है विभाजन की क्षमता, अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभोजतक के ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है।
इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसे हम विभोजता के ऊतक कहते हैं। इसकी पहली क्षमता क्या होती है कि विभाजन की क्षमता होती है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, भिन्नन नहीं होता। भिन्नन का मतलब होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता, एक ही जैसी रहती हैं। भिन्नन का मतलब भिन्नता नहीं पाई जाती। एक कोशिका डिवाइड करके जो दूसरी कोशिका बनाएगी वो हूबहू अपने पेरेंट की कॉपी होगी। तो कहने का मतलब है इसमें भिन्नन नहीं होता, अर्थात इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। अगर डिफरेंशिएशन होता तो ये अलग अलग अंग बना लेते, जैसे जो कि इस ऊतक की परिभाषा में नहीं आते। तो यहाँ पर बात करते हैं भिन्नन नहीं होता, इनकी कोशिकाओं में भिन्नन नहीं होता। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इनकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, अर्थात जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी विभोजतक के ऊतक होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो थिन वॉल्ड होती है, पतली भित्ति की होती है। पतली इसलिए होती है कि उसको बार बार डिवाइड करना होता है। अगर मोटी होगी तो डिवीजन की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, इसलिए ये पतली होती है, अर्थात पतली भित्ति वाली होती है, जिसमें कोशिका द्रव्य काफ़ी अधिक मात्रा में भरा होता है। ये कोशिका द्रव्य काफ़ी अधिक मात्रा में भरा होता है। क्यों भाई इसमें कोशिका द्रव्य, इनकी पतली भित्ति क्यों होती है और ये कोशिका द्रव्य क्यों इसमें ज़्यादा भरा होता है? फिर वही बात आती है, जब किसी कोशिका को डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो पहले तो वो खा पी के मोटी हो जाती है। तो अर्थात मोटी हो जाने का मतलब क्या हुआ, इस कोशिका में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिका द्रव्य भर जाता है और कोशिका द्रव्य भरने के बाद इसकी जो बाहर की भित्ति होती है बहुत पतली होती है, ताकि बार बार ये डिवाइड कर सके। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की। इसमें रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स बहुत कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई नई कोशिका बनती है, ठीक है, एक नई कोशिका बनती है, उसमें रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता। वैक्यूल्स बहुत कम होती है क्योंकि नई नई उत्पन्न की होती हैं, इसलिए इसमें वैक्यूल्स अर्थात रिक्तिकाएं बहुत कम होती हैं और छोटी छोटी होती हैं। जब ये टिश्यू परमानेंट बदल जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं, यानी कि यही आपके विभोजतक के ऊतक भी तो आगे चलकर स्थायी ऊतक बनाते हैं। तो इसमें जब परिवर्तन होता है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और इसमें वैक्यूल्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तब ये स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट की, केंद्रक बड़ा एवं स्पष्ट होता है। जाहिर सी बात है, जो कोशिका डिवाइड करेगी उसका केंद्रक हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, सेल का मास्टर होता है, और वही सेल की पूरी क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। इसलिए कहने का मतलब है कि जो घर में रहने वाला जो राजा होगा उसको तो अच्छी तरीके से बड़ा होना चाहिए, अच्छी तरीके से परिपक्व होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि केंद्रक बड़ा एवं स्पष्ट होता है। 5वां पॉइंट हो गया। 6ठा पॉइंट की बात करते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता। अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता। जो विभोजतक के ऊतक होते हैं, जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता। इसका अर्थात मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। कहने का मतलब एक कोशिका ये है तो दूसरी कोशिका भी इससे सटी हुई होती है, इस तरीके से इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। इस तरीके से कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई पाई जाती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कोशिकाओं के बीच में कोई गैप नहीं है। कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है इसी को हम अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। यहाँ पर किन प्रकार की कोशिकाओं में कोई भी, यानी कि जो विभोजतक के ऊतक की कोशिकाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार का अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। बात करते हैं 7th पॉइंट की। इनकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, यानी कि इनकी कोशिकाओं का जो व्यास होता है वो एक समान होता है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आकृति एक जैसी होती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये विभोजतक के ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की थी। So thank you student, this is all over today. In next class I will tell the types of meristematic tissue. Thank you.
Hello student, good afternoon. Myself, Salim, teacher of CYT Group of Institution. I am going to explain the numerical of motion of physics class 9 in हिंदी में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आप इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले बहुत अच्छी तरह पढ़ लेंगे। एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर दूरी तथा अगले 5 सेकंड में 25 मीटर दूरी तय करती है। तो इसका मीन्स क्या होगा? आपको एक वस्तु है जिसकी दो टाइम है, वो पहले 4 सेकंड और अगले 5 सेकंड। तो मतलब वो पहले 5 सेकंड में कितनी जा रही है? 20 मीटर। फिर वो 5 सेकंड में कितनी जा रही है? 25 मीटर। तो जब वो 4 सेकंड टाइम लेती है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास या समथिंग कुछ भी, मान लेते हैं एक पर्सन है हमारे पास। अब वो मोशन करना स्टार्ट करता है। जब उसने 4 सेकंड लिया, कितना लिया? 4 सेकंड। तो उसने 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की, वो डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई? 20 मीटर। अगर सपोज है यही पर्सन, मैंने वस्तु भी एक पर्सन ले लिया, अगर ये पर्सन 5 सेकंड में, अगर ये 5 सेकंड में जाता है तो डिस्टेंस कितनी होती है? तो इसमें अगर सपोज है जब ये मोशन करना स्टार्ट करता है, अगर ये मोशन करता है तो अगले 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस जा रहा है? क्वेश्चन देखिए, 5 सेकंड में 25 मीटर, तो डेट अगले 5 सेकंड में वो 25 मीटर जा रहा है। कितना आता है? 25 मीटर। तो आप देख पा रहे हो एक वस्तु के लिए मैंने पर्सन को इंडिकेट किया हुआ है कि इसने 4 सेकंड में 20 मीटर और फिर इस व्यक्ति ने 5 सेकंड में 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मीन्स क्या है? इसकी औसत कैसे निकालेंगे? 4 निकालनी है। पर्सन पहले सेकंड में 4 निकालोगे तो दूरी बटे 4, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर अगर दूरी निकालनी होती तो दूरी कैसे निकालेंगे? आपको दूरी कितनी दी है? 20 मीटर। समय कितना दिया है? 4 सेकंड। वैसे जब हम औसत निकालेंगे, औसत चाल, तो औसत चाल आपकी कैसे आएगी? औसत चाल निकालने के लिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है? समय। अब उसी तरीके से हमें इसकी औसत निकालनी है, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो मैं क्वेश्चन को फॉर्मूला लिखता हूं, ध्यान देखिएगा आप लोग। औसत चाल बराबर आपके पास कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी वो 4 सेकंड में 20 मीटर, फिर वो 5 सेकंड में 25 मीटर। तो पहली दूरी कितनी थी? 20 मीटर। बाद वाली कितनी हो गई है? 25 मीटर। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? लिख लेते हैं 20 प्लस 25। कुल समय, पहले का समय कितना है? 4 सेकंड। बाद का समय कितना है? 5 सेकंड। तो 4 सेकंड प्लस 5 सेकंड, तो टोटल हमारे पास आता है 20 और प्लस 25 कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 9। जब 9 से आप डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। कितने जाएगा? 5। तो हमारे पास कितना आता है? 5। क्या निकाली है? 4। तो आप समझ सकते हो, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है कि चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। तो इसका मतलब क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास औसत चाल कितनी आ गई? मीटर पर सेकंड। हेलो देखिए, आपके स्क्रीन पे न्यू क्वेश्चन लेकर आ रहा है। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 40 मीटर दूरी तय कर लेता है। मतलब इस क्वेश्चन में पहले आप पढ़ने से पहले इसको ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय कर लेता है। वो जब 40 मीटर दूरी तय करता है, उसका उसके पास टाइम कितना हो रहा है? 2 सेकंड। तो हमें उस व्यक्ति की चाल निकालनी है, मतलब किस स्पीड से गया होगा कि वो 2 सेकंड में 40 मीटर पहुंच गया। तो आपको चाल निकालनी है। तो चाल निकालने से पहले आपको क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब भी कोई न्यूमेरिकल गिवन होगा तो उस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है ये सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए। और क्या फाइंड करना है? न्यूमेरिकल फॉर्म कर लेना चाहिए। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले नोट करते हैं, दिया है v है हमारे पास क्या है? 2 सेकंड। 2 सेकंड, ये 2 सेकंड क्या है? 2 सेकंड हमारे पास टाइम है। क्या गिवन है? हमारा समय।
फिर के बाद 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी, 40 मीटर ये हमारे पास दूरी गिवन है, तो हम नोट कर लेते हैं दूरी बराबर 40 मीटर। अब नेक्स्ट दो व्यक्ति की, तो व्यक्ति की चाल क्या होगी, तो व्यक्ति की चाल क्या होगी, तो व्यक्ति की चाल में ज्ञात करिए चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्वेश्चन से निकाल लिया क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में 2 सेकंड में 40 मीटर, तो मतलब समय हमारे पास कितना हो गया 2 सेकंड। चार दूरी कितनी हो गई हमारे पास 40 मीटर और चाल कितनी है हमें फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करने से पहले इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल तो हमने फाइंड करनी है, दूरी कितनी है हमारे पास 40, यहाँ पर कितना रखते हैं 40 बाई समय कितना है हमारे पास 2 सेकंड, कितना ले लेते हैं 2 सेकंड। अब इसको डिवाइड करें, जैसे ही 2 से 40 की डिवाइड करते हैं, आई होप आप कर लेंगे, कितना आएगा 20, चाल कितनी आ गई 20। तो शायद आप आंसर सोचते हो सही हो गया, लेकिन जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ज्ञात करते हैं, जैसे चाल निकालनी है, तो उसका जो आंसर 20 आया है ये रखना गलत है। आप जैसे ही 20 रख के छोड़ दोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी भी फिजिकल क्वांटिटी आपको जब भी रखनी है तो यूनिट के साथ रखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाल की यूनिट क्या होती है। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, इसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। फॉर्मूले से ही बना सकते हैं, चाल बराबर क्या है दूरी बटे समय। दूरी किस में लेंगे मीटर में, समय किस में लेंगे सेकंड में। तो वैसे ही रखते हैं यहाँ पर मात्रक मीटर पर सेकंड। आपका जैसा कि आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए ग्राफ की सहायता से। तो आपको ये क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उसमें आपको ग्राफ दिया होगा। जब ये क्वेश्चन आते हैं तो इनके साथ क्वेश्चन के साथ में एक ग्राफ होता है। अब उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। अब ग्राफ में क्या दिए गए ग्राफ की सहायता से AB की चाल ज्ञात कीजिए। AB क्या है, आपको इस ग्राफ में दो फॉर्म दिए A to B, मतलब यहाँ पर जो भी एक व्यक्ति होगा, वस्तु होगी, जो भी है वो A से कहाँ जा रहा है B पर। तो A से B तक उसकी पूरा एक इंडिकेशन दिया हुआ है। अब वहां पर जाने के बाद कैसे उसकी चाल निकालनी है, ग्राफ से कैसे कंफर्म करेंगे। तो आपको पता है कि हम पढ़ कर आए हैं चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि चाल निकालने के लिए क्या कंफर्म होनी चाहिए, दूरी, और क्या कंफर्म होना चाहिए, समय। जब तक हमें दूरी और समय कंफर्म नहीं होंगे तो हम चाल ज्ञात नहीं कर सकते। तो मींस आपकी रिक्वायरमेंट किस पर है, दूरी पर है और किस पर है, समय पर। तो हमें दूरी भी कंफर्म होनी चाहिए और समय। तो आपको ध्यान दीजिए, जो ये ग्राफ दिया है ये दूरी समय ग्राफ है। कौन सा है, दूरी समय ग्राफ। तो हम इससे दूरी भी कंफर्म कर सकते हैं और समय भी कंफर्म कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हमारी जो गति की स्टार्टिंग हुई है पॉइंट A से हुई। तो पॉइंट A को जब हम दूरी पे मिलाते हैं तो उस समय कितनी थी 4 मीटर। जब वो B पॉइंट पे थी तो कितनी हो गई 16 मीटर। तो वो 4 मीटर से 16 मीटर पे जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस उसमें कितनी चली। तो आपको नोट करना होगा A से B पर, क्या नोट करेंगे, AB पर तय दूरी। AB पर तय दूरी क्या होगा, 16 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा AB पर तय दूरी कितनी हो जाएगी 16 माइनस का 4, हमारे पास कितना बचेगा 12 मीटर। कितना आएगा 12 मीटर। क्लियर। अब जैसे ही हम 16 से 4 घटाते हैं 12 मीटर, मींस आप ग्राफ से कंफर्म कर सकते हो। जब हम A से B की दूरी कंफर्म करना है तो A पर कितनी थी 4 और B पे कितनी है 16। तो हमें स्टार्टिंग कहां से की है 4 मीटर से, कहां पहुंच गए हैं 16 मीटर पर। तो हमें A से B की डिस्टेंस है, तो A और B की डिस्टेंस जो कवर होगी वो हमारे पास कितना होगा 12 मीटर। इसके बाद समय नोट करते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, समय कितना गिवन होगा, तो समय भी हम कंफर्म करते हैं। समय जब हम A से गति करना स्टार्ट कर रहे थे उस समय हमारे पास कितना था 2 सेकंड। जब हम B करते हैं
तो b पर जाने पर समय हमारे पास कितना हो गया 5 सेकंड। तो समय निकालते हैं। तो समय हमारे पास क्या होगा 5 माइनस का आपका 2 सेकंड। कितना हो गया 5 माइनस का 2 सेकंड कितना आता है हमारे पास 3 सेकंड। कितने आएंगे 3 सेकंड। तो इस तरीके से हमने ग्राफ से क्या कंफर्म कर ली दूरी और क्या कंफर्म कर लिया समय। वैसे मैंने अभी फॉर्मूले अकॉर्डिंग आपको बताया था कि चाल निकालने के लिए क्या चाहिए होती है दूरी और समय। तो चाल से हमने क्या कंफर्म करना है दूरी और समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का रिलेशन किस पे हो गया दूरी और समय पर। तो हम दूरी क्या रखते हैं 12 एंड समय कितना है हमारे पास 3 सेकंड। आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो मींस चाल हमारे पास कितनी आ गई 4। तो अब नोट कर देते हैं चाल बराबर जैसे मैंने बताया था कि आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो 4 मीटर पर सेकंड ये आपका क्या आ गया आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th में पेज नंबर 39 में आपको दोहा छंद पढ़ाती हूँ। बच्चों इसमें देखिए परिभाषा। सबसे पहले दोहा एक अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। अब बच्चों ये परिभाषा के बाद आता है उदाहरण। उदाहरण देखिए मेरी भौ बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। अब बच्चों जैसे आपने डेफिनेशन में लिखा है परिभाषा में लिखा है कि पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं। अब देखिए पहला चरण आपका यहाँ से लेकर के हरों तक है। फिर तीसरा चरण आपका उसी के ठीक नीचे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है जहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह को व्याकरण की भाषा में यति कहते हैं। अब बच्चों देखिए छंद में आपको मात्राएं कैसे लगाना है। तो मेरी भौ बाधा, मेरी में देखिए इसका उच्चारण हम जोर से करते हैं इसलिए इसमें गुरु अण की मात्रा लगेगी। फिर इसके बाद भौ, इसका उच्चारण हमें करने में समय नहीं लगा इसलिए यहाँ पर दोनों में लघु अण लगेगा। फिर आइए बाधा, इसका उच्चारण करने में हमें समय लगता है इसलिए दोनों में गुरु अण है। हरो, इसमें लघु अण और रा में गुरु अण लगेगा। तो यहाँ तक आपकी 13 मात्राएं हो गई। राधा नागरी सोई, इसमें देखिए राधा का उच्चारण करने में समय लगता है तो इसलिए दोनों में गुरुवर्ण। और फिर नागरी, इसमें गुरुवर्ण और गा में लघुवर्ण और रा में भी लघुवर्ण लगेगा। सोए गुरुवर्ण और लास्ट में लघुवर्ण। तो बच्चों इसमें 11 अब काउंटिंग कर लेते हैं। गुरुवर्ण की मात्रा 1 गिनी जाती है, लघुवर्ण की मात्रा 1 गिनी जाती है तथा गुरुवर्ण की मात्राएं 2 गिनी जाती है। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13। तो पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई। अब देखिए राधा नागरी सोई 2, 2 4, 2 6, 1 7, 8, 9, 10, 11। तो बच्चों 13 और 11 मिला करके हो गया बराबर 24 मात्राएं। ठीक है, नीचे वाली पंक्ति में आइए जातन की। तो जा का उच्चारण करने में समय लगा इसलिए यहाँ पर गुरुवर्ण लगेगा। तन का इसमें समय नहीं लगा, दोनों में लघुवर्ण लगेगा। कि इसमें दोनों में इसमें गुरुवर्ण की मात्रा लगेगी। झाई, इसमें दोनों में गुरुवर्ण होगा। परय, इसमें लघुवर्ण और इसमें गुरुवर्ण। श्याम, जब कोई आधा शब्द होता है, आधा वर्ण होता है तो उसको मिला करके गुरुवर्ण की मात्रा लगाई जाती है। लास्ट में
लघु और हरित में, तीनों में उच्चारण करने में हमें समय नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर लघु वर्ण। तुति, इसमें भी लघु वर्ण और गुरु वर्ण, फिर लघु वर्ण। तो यहाँ पर 13 + 11 = 24 मात्राएं हो गई। जो 13 + 11 = 24 मात्राएं हो गई। अब आइए आते हैं स्पष्टीकरण। देखिए स्पष्टीकरण में उपर्युक्त उदाहरण में 4 चरण हैं। प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं। दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। अतः यहाँ पर दोहा छंद है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 9th में पेज नंबर 40 में अलंकार आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकृत करना, अर्थात सुशोभित करना। अलंकरोति इति अलंकारः, जो विभूषित करता है उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। बच्चों, परिभाषा पुनः सुने। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकृत करना, अर्थात सुशोभित करना। अलंकरोति इति अलंकारः, जो विभूषित करता है, जो विभूषित करता है उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आभूषण शरीर की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अब बच्चों आइए अलंकार के भेद। आपने जूनियर कक्षाओं में भी अध्ययन किया होगा अलंकार का। तो देखिए अलंकार के 2 भेद होते हैं, आप जानते हैं पहले से। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। आपके 9th के पाठ्यक्रम में सिर्फ शब्दालंकार के 3 भेदों का ही वर्णन किया जाएगा। तो अब आइए शब्द अलंकार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा सुन लें। जहाँ काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के भेद, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं आपको पहले से मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। इन्हीं की परिभाषाएं और उदाहरण स्पष्टीकरण आपको याद करना है। अब आइए शब्द अलंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा बहुत ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, जहाँ किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति, जहाँ किसी, यहाँ देखिए शब्द का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बहुत से बच्चे शब्द लिख देते हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार में शब्द का कोई स्थान नहीं है। तो जहाँ किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से परिभाषा देखिए, जहाँ किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब बच्चों, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण स्पष्टीकरण मैं आपको कल इसी के आगे कंटिन्यू करूँगी।
A very good morning, students. Myself Aarti Agre, student and teacher of Shivaji Group of Institution. बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको अर्थशास्त्र पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोक में शिक्षा, भारत में शिक्षा का परिदृश्य और शिक्षा प्रदान करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों, बेरोजगारी उस अवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति रोजगार तो पाना चाहता है, अर्थात वह काम करना चाहता है, परंतु उसके पास रोजगार के अवसरों का अभाव है। मतलब उसको काम करना चाहता है, उसकी काम करने की पूरी इच्छा है, लेकिन उसके पास उस अवसर का अभाव। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप। भारत में दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, ग्रामीण बेरोजगारी, नगरीय बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी में क्या होता है बच्चों? मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हम बात करते हैं बच्चों मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। भारत के कुछ व्यवसाय मौसमी होते हैं, ये वर्ष के कुछ महीने ही चलते हैं, अतः इन व्यवसायों में लगे व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं। मतलब जब तक वो सीजन होता है उन व्यवसायों को करने का, तब तक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे वो सीजन खत्म हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार मौसमी बेरोजगारी उन व्यवसायों में पाई जाती है जिनमें वर्ष भर कार्य नहीं होता है। तो ऐसे कुछ व्यवसाय कैसे हैं बच्चे? जैसे कृषि कार्य, बर्फ के कारखाने, चीनी मिल। तो इसमें क्या होता है? इसमें वर्ष के कुछ महीनों में काम होता है और बाकी महीनों बेरोजगारी रहती है। तो इस बेरोजगारी की प्रकृति क्या होती है बच्चों? अस्थायी होती है और इसका मुख्य कारण है व्यवसाय की मौसमी प्रकृति का होना। बच्चों, अब मैं ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के दूसरे रूप के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला रूप क्या था? मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा रूप है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार ऐसा होता है कि एक नौकरी या कार्य में एक से ज्यादा व्यक्ति कार्यरत होते हैं, जबकि उस कार्य के लिए लोगों की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए खेती के कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, तो कितने लोग अतिरिक्त हो गए? 3 लोग अतिरिक्त हो गए। तो बच्चों, यदि इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेती के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खेती के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है। तो ये 3 अतिरिक्त लोग क्या है? प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार रहते हैं। तो ये हमारे क्या होगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रायः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि मौसमी बेरोजगारी कृषि संबंधी उद्योगों में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का वह प्रकार है जिससे श्रमिक कार्य करते हुए तो प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो श्रमिक नहीं होते, अदृश्य होते हैं। जबकि मौसमी बेरोजगारी का वह प्रकार है जिसमें श्रमिक कुछ विशेष मौसम में ही कार्य प्राप्त करते हैं। तो ये क्या अंतर हो गया हमारा? प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी। और ये दोनों तरह की बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है बच्चों? ग्रामीण क्षेत्रों।
बच्चों अभी तक मैंने आपको ग्रामीण बेरोजगारी में बताया था मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में, और नगरीय अब मैं बात करने जा रही हूँ कि नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो बच्चों नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या होता है बच्चों, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। यह एक गंभीर समस्या है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो बच्चों शिक्षित बेरोजगारी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज मैट्रिक, स्नातक और परास्नातक डिग्रीधारी भी रोजगार पाने में असमर्थ हैं। चाहे जितने मर्जी एजुकेटेड क्यों ना, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैट्रिकुलेशन जितने भी लोग हैं वो आज रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक गंभीर रूप लेती जा रही है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर स्थिति है जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला क्या कारण? शहरी बेरोजगारी का कारण केंद्रीय शिक्षा का अभाव है। तो हमारी शिक्षा क्या है बच्चों? व्यवसायोन्मुख और व्यवहारिक ना होकर कैसी शिक्षा है हमारी? पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। मतलब जो हमारी शिक्षा है वो व्यवसाय से रिलेटेड ना होकर, व्यवहारिक ना होकर, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। तो शहरी बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? रोजगार केंद्रित शिक्षा का अभाव। दूसरा कारण है जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन उतनी तीव्र गति से रोजगार के अवसर हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो अतः नौकरी कम है और दावेदार ज्यादा हैं। थर्ड, एक और तकनीकी तौर पर योग्य व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी की कमी है, और दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी योजना की कमी है। तो बच्चों शिक्षित बेरोजगारी का क्या मेन कारण है? कि रोजगार केंद्रित शिक्षा का अभाव, और जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video, and you have to write notes of this chapter in your notebook with the help of PDF file that I will send you with this video. Thank you for attending the class. Hello student, have a wonderful morning to one you all. I welcome you on this video lecture. Students, as you know that in these days we are studying a topic in language portion, that is your reordering. In reordering, what we are doing? We are putting the sentence in an order so that the meaning of the sentence must be clear to you. I hope so that you are getting this topic very well. Last 3 or 4 days we are studying different types of the sentences so that you can do the practice of the several sentences. So today we will also do the reordering of the some more sentences. The first one sentence is, tell to this work him without delay. So the particular sentence is not in an order. We have to put the sentence in an order. So the answer of this one is, tell him to do this work without delay. The answer of this one, tell him to do this work without delay. If we want to know about the sentence, so the particular sentence is an imperative form because it is started with your main verb. Tell him to do this work without delay. The second one is, my younger sister, your, is in class. I repeat the sentence, my younger sister, your, is in class. So, what's the answer of this one? The answer of this one
my younger sister is in your class. My younger sister is in your class. The third one, Rosa leaving Agra tomorrow is for. So the answer of this one is this. Rosa is leaving for Agra tomorrow. The particular sentence is present continuous form because ing form is used here. The fourth one is my father, you will each one of punish. So you have to arrange the sentence. My father will punish one of you. My father will punish one of you. It means the sentence is in future indefinite. The fifth one sentence is before you. Elders should their students the respect. I repeat the sentence. Elders should their student the respect. So you can arrange the sentence. The students should respect their elders. The students should respect their elders. It means विद्यार्थियों को अपने बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए. So there is a use of modals in this sentence. Yes. So student, your 6 number sentence is his bread begging earns by he. I repeat the sentence. His bread begging earns by he. So the answer of this one is he earns his bread by begging. वो अपनी जीविका किसके द्वारा कमाता है? By begging, to beg, भीख मांग करके. So if we want to know something about the sentence, so the particular sentence is present indefinite, and his bread means his livelihood. By begging, it's a source of his livelihood. Sentence number 7 is one hard work in should to succeed in life. I repeat the sentence. One hard work in should to succeed in life. So the answer of this one should work hard to succeed in life. One should work hard to succeed in life. It means to say, if we want to success, if we want to get success in life, so we should have to work hard. So here the use of modals. Modals you have read in your previous classes. The use of should, must, ought to. I told you thoroughly. Sentence number 8 one. This book 2 pages of 100 consist. I repeat the sentence. This book 2 pages of 100 consist. So the correct order of this one is this book consists of 200 pages. This book consists of 200 pages. So student, the particular sentence is present indefinite sentence because there is a use of s or es in main verb. There is a use of s or es in main verb. If we try to find out something about the sentence, so this book is your subject, and then after your main verb is used. Main verb is your consist, and because your subject is in singular number, the subject is in singular number, that is why we add s or es in our main verb. Then after preposition is used because consist always is of preposition, and 200 pages. This is the object of the sentence. Sentence number 9. Sentence number 9. Honesty, the policy best is. Honesty, the policy best is. So the answer of this one, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. It means to say ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है. And student, there is a use of superlative degree in the sentence. Use of superlative degree, the best, good, better, best. You have read this one. And what is honesty here?
we talk about the honesty. What is honesty here? I thoroughly taught you whenever I taught you parts of speech portion. So honesty is your abstract noun. Honesty is your abstract noun. And what is the adjective of honesty? Honest. Honest is the adjective and honesty is the abstract noun. Let's move further. Sentence number 10. Themselves help those helps who got. I repeat the sentence before you. Themselves help those helps who got. So the correct order of this one, God helps those who help themselves. God helps those who helps themselves. So the particular sentence is in present indefinite form because there is a use of s or es in our main verb. The main verb in the sentence is help. God is our subject. Those who help themselves. So if we talk about the type of the sentence, which type of the sentence is it? The sentence is complex sentence because who is used here? That is also the relative pronoun. And what is themselves here? What is themselves here? Themselves is your reflexive pronoun. So ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं. So I hope so that you have got all the sentences, the correct order of all the sentences, and also the Hindi meaning of the sentences, student. So, student, your 11th number sentences, they homework regularly do their. I repeat the sentence, they homework regularly do their. So, the sentence is in correct order. They do their homework regularly. They do their homework regularly. So, student, the tense of the sentence is present indefinite. The tense of the sentence is present indefinite. And the subject is they. The subject is they. This is your main verb do. And you know the sentence is present indefinite. And whenever the sentence is present indefinite, we put the main verb according to your subject. Your subject is in plural form, so the only main verb is used. We don't use s or es in our main verb. And there, this is the possessive case of this one. This is the possessive case of this one. This word we use for possession, for authority. Homework regularly. This is the object. This is the object of the sentence. And regularly. Regularly, what is regularly over here? Regularly is your adverb. And regularly word come from your adjective. Regularly word come from your adjective regular. Sentence number 12. My grandfather stories me tells good. My grandfather stories me tells good. So the answer of this one is my grandfather tells me good stories. So the sentence is also in present indefinite form. The sentence is also in present indefinite form because tells is here. This is the first form of your main verb and s is used here. Why s is used here? Because your subject is in singular form. This is the object. This is the object of the sentence and good stories. Good stories. The two words are your object, but good. The good word is your adjective because it's telling the quality of this one. This telling the quality of this one. Story is your common noun. Let's proceed to another sentence. Sentence number 13. To impossible live without is water it. So I repeat the sentence. To impossible live without is water it. So the sentence is in correct order. It is impossible to live without water. I repeat the sentence. It is impossible to live without water. So there is a use of it. There is a use of it. And in which sense we use it? When
the subject is missing. When the subject is missing, we use it. Suppose that you have to say class में 40 बच्चा है, तो आप कैसे कहोगे? How can you say this sentence? You have to say there are 40 students in the class because subject is missing over here. In the same way, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, अगर ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मिसिंग है, एंड इफ द सब्जेक्ट इज मिसिंग वी हैव टू यूज इट. इट्स वेरी हॉट टुडे. इट्स वेरी हॉट टुडे. सेंटेंस नंबर 14. टीचर by punished he the boss. So he was punished by the teacher. He was punished by the teacher. So student, first we have to come to know about the sentence. He was punished by the teacher. In which form the sentence is it? The sentence is in passive voice form. And how will you come to know the sentence is in passive voice form? Whenever is rm, was, were are used, is rm, was, were are used with third form of the main verb. Third form of the main verb. Normally we use third form of the main verb with has, have and had. But when we use is rm, was, were and the third form of the main verb is used, so the particular sentence is in passive voice form. And what is the tense of the sentence? The tense of the sentence is past indefinite. It's a past indefinite because was is used here. If the is used here, so it's a present indefinite. But was is used here, so it's a past indefinite. The last one sentence is the more practice you perfect, the more you. So the answer of this one, the more you practice, the more you perfect. The more you practice, the more you perfect. The Hindi meaning of this one is जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, उतना ही आप परफेक्ट होंगे. So practice word is written over here. Practice. If the spelling of practice is